आज बात करेंगे भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई से जुड़े एक ऐसे घोटाले की जिसने देश के पूरे फाइनेंशियल मार्केट की नींव ही हिलाकर रख दी थी। ये कहानी है टेक्नोलॉजी, लालच और मिली भगत की। सोचिए, ये सब कुछ शुरू हुआ साल 2015 में एक गुमनाम विसल ब्लोअर के एक खत से। एक ऐसा दावा जिसने धमाका कर दिया। खत में लिखा था कि कुछ स्मार्ट लोगों ने सिस्टम को ही गेम करने का तरीका निकाल लिया है। और वो तरीका क्या था? बस सर्वर से सबसे पहले कनेक्ट हो जाना। तो चलिए इसी खत की कहानी से शुरू करते हैं। जनवरी 2015 मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास एक गुमनाम खत पहुंचता है और उसमें एक ऐसा चौंकाने वाला दावा था जिसने मार्केट में चल रही एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी का पर्दाफाश कर दिया। और ये कोई छोटी मोटी धोखाधड़ी नहीं थी। अंदाजा ये लगाया गया कि 5 सालों के अंदर इस घोटाले की रकम करीब 500 अरब रुपए थी। जी हाँ, 500 बिलियन। इससे अंदाजा लगता है कि दांव पर कितना कुछ लगा हुआ था। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये हाईटेक घोटाला किया कैसे गया? चलिए इस परफेक्ट फाइनेंशियल क्राइम के पीछे की टेक्नोलॉजी को थोड़ा समझते हैं। अच्छा, इस घोटाले का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है कोलोकेशन। ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिसे एनएसई ने 2010 में शुरू किया था। इसमें होता क्या है कि ब्रोकर्स अपने कंप्यूटर सर्वर को एक्सचेंज के सर्वर रूम में ही रख सकते हैं। सीधा सा मतलब, उन्हें बाकियों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से जानकारी मिल जाती है। और फिर आता है दूसरा हिस्सा, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग यानी एचएफटी। इसमें बहुत पावरफुल कंप्यूटर एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल होता है जो पलक झपकने से भी कम समय में हजारों ट्रेड कर डालते हैं। और जब खेल ही स्पीड का हो तो एचएफटी से बड़ा हथियार और क्या होगा? तो सोचिए, जब इन दोनों चीजों को मिला दिया जाए तो कुछ ब्रोकर्स को एक ऐसा फायदा मिलता था जो फेयर नहीं था। प्रोसेस बिल्कुल सीधा था। पहला, अपने सर्वर को कोलोकेशन के जरिए एनएसई के अंदर रख दो। दूसरा, एक्सचेंज के सर्वर से बाकियों से कुछ मिलीसेकंड्स पहले कनेक्ट हो जाओ। तीसरा, मार्केट में कीमतों की जानकारी बाकियों से पहले हासिल कर लो। और चौथा, बस इसी जानकारी का इस्तेमाल करके फ्रंट रनिंग करो, मतलब दूसरों के बड़े ऑर्डर आने से ठीक पहले ट्रेड करके मोटा मुनाफा कमा लो। लेकिन रुकिए, ये सब सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल नहीं था। इस घोटाले के सेंटर में थे ब्रोकर्स, अधिकारी और सर्विस प्रोवाइडर्स, जिनके बीच एक मिली भगत का आरोप था। चलिए इसके जो मेन प्लेयर्स थे उन पर एक नजर डालते हैं। इस पूरे कहानी में कई बड़े नाम शामिल थे। एक तरफ एनएसई की टॉप लीडरशिप थी, चित्रा रामकृष्णन और रवि नारायण। दूसरी तरफ इसका सबसे बड़ा फायदा उठाने वाला ब्रोकर ओपीजी सिक्योरिटीज। टेक्नोलॉजी कौन दे रहा था? ओमनेसिस टेक्नोलॉजीज। एक सलाहकार अजय शाह की भूमिका पर भी सवाल उठे। और हाँ, इन सब का खुलासा करने वाला वो गुमनाम विसल ब्लोअर जिसे केन फोंग के नाम से भी जाना गया। और जांच में जो बात सामने आई वो तो और भी हैरान करने वाली थी। जो मुख्य बेनिफिशियरी था ओपीजी सिक्योरिटीज, उसे कथित तौर पर 90% मामलों में एनएसई सर्वर तक सबसे पहले एक्सेस मिलता था। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो हो नहीं सकता था, है ना? और ये पूरा सिस्टम कैसे चल रहा था? हितों के टकराव की वजह से, जिसे हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मिसाल के तौर पर चित्रा रामकृष्णन उसी टेक्नोलॉजी कंपनी ओमनेसिस की बोर्ड में थीं जिसका सॉफ्टवेयर इस पूरे खेल में इस्तेमाल हो रहा था। दूसरी तरफ रवि नारायण उस कमिटी को हेड कर रहे थे जिसने फोरेंसिक ऑडिट के लिए डिलॉयट को चुना, जबकि डिलॉयट पहले से ही एनएसई के साथ काम कर रही थी। तो जब यह घोटाला सामने आया तो जाहिर है इसका पर्दाफाश होना ही था। और इसके बाद जो हुआ वो थी एक मल्टी एजेंसी जांच, और उसके नतीजे भी काफी ड्रामेटिक रहे। ये मामला सिर्फ मार्केट रेगुलेटर्स सेबी तक ही नहीं रुका। बहुत जल्द भारत की टॉप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इसमें शामिल हो गईं। क्रिमिनल एंगल के लिए सीबीआई, फाइनेंशियल गड़बड़ियों के लिए सीबीआई और काले धन के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सबके सब इस केस की तह तक जाने में जुट गए। देखिए, इस घोटाले का खुलासा कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये एक लंबी और पेचीदा प्रक्रिया थी जो कई साल चली। शुरुआत हुई 2015 में विसल ब्लोअर के उस खत से। 2017 आते आते प्रेशर इतना बढ़ा कि एनएसई के टॉप अधिकारियों को इस्तीफा देना पड़ा। 2018 में सीबीआई ने केस फाइल किया और ये एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बन गया। 2019 में सेबी ने एनएसई पर 10 अरब रुपए से ज्यादा का भारी भरकम जुर्माना लगाया। और फिर आखिरकार 2022 में चित्रा रामकृष्णन समेत कई बड़े लोगों की गिरफ्तारियां हुईं। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई सनसनीखेज चीजें भी सामने आईं, जैसे कि
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब ओपीपीजी सिक्योरिटीज के प्रोमोटर के घर पर छापा मारा तो वहां से 11 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। एनएसई के जो पूर्व टॉप अधिकारी थे उन पर भी कड़ी कार्रवाई हुई। रवि नारायण और चित्रा रामकृष्णन को आदेश दिया गया कि वो अपनी सैलरी का 25% हिस्सा लौटाएं। इसके अलावा उन पर 5 साल के लिए किसी भी लिस्टेड कंपनी से जुड़ने पर बैन लगा दिया गया और आखिर में उन्हें गिरफ्तारी और क्रिमिनल केस का भी सामना करना पड़ा। लेकिन पैसों के नुकसान से भी कहीं ज्यादा बड़ा नुकसान हुआ भरोसे का। इस घोटाले ने इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में विश्वास का एक गहरा संकट खड़ा कर दिया। ये मार्केट की इंटेग्रिटी यानी उसकी ईमानदारी पर एक सीधा हमला था। इसने उस भरोसे को तोड़ा जिस पर यह पूरा सिस्टम टिका होता है। जैसा कि सेबी के पूर्व चेयरमैन एम दामोदरन ने भी कहा था कि रेगुलेटर की साख के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सेबी फौरन एक्शन ले, क्योंकि एक एक्सचेंज वो खुद पहले लेवल का रेगुलेटर होता है, इसलिए उसे गवर्नेंस के सबसे ऊंचे मानकों पर खरा उतरना ही चाहिए। ये बात इस मामले की गंभीरता को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। तो कुल मिलाकर इस घोटाले ने एक ऐसे सिस्टम का पर्दाफाश किया जहां कुछ चुने हुए लोगों को गैर कानूनी तरीके से फायदा पहुंचाया जा रहा था, और ये एक फेयर और ट्रांसपेरेंट मार्केट के सबसे बुनियादी सिद्धांत का खुला उल्लंघन था। वो सिद्धांत जहां हर इन्वेस्टर को बराबर का मौका मिलना चाहिए। ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब खेल के रेफरी पर ही गेम में धांधली करने का आरोप हो, तो क्या उस खेल में कोई सच में जीत सकता है?